हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो अब हमें सीखना है मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी क्या। ठीक है, अब देखिए, आप अगर किसी कपड़े की शॉप में जाते हो तो वहाँ पर कपड़ा अगर आप उसे मांगते हो 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जितना भी आप उसे कपड़ा मांगते हो, तो उस दुकानदार के पास में एक पट्टी होती है, एक रॉड जैसा होता है 1 मीटर का। ओके, और उसी से वो माप कर आपको 10 मीटर, 100 मीटर जितना भी कपड़ा देना है वो देगा। यानी उसके पास ऑलरेडी 1 मीटर की पट्टी, 1 मीटर का रॉड होता है। ठीक है, और ऐसे हर जगह चलता है, यानी 1 मीटर का उतना मेजरमेंट हर किसी के पास होता है शॉप में, और उसके ही थ्रू वो क्या करता है, कितना भी मीटर का आपको मेजरमेंट लेके उतना कपड़ा वो आपको देगा। हर जगह वैसे ही होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, वो 1 मीटर का टुकड़ा उसने कहाँ से लाया? उसे कैसे पता कि वो रॉड जो है वो 1 ही मीटर का है? ठीक है, और हर जगह ये फंडा फॉलो किया जाता है। ठीक है, यानी 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है 1 मीटर, ये जो लेंथ है, ये कहीं ना कहीं पहले डिसाइड हो चुकी है। ठीक है, और पूरी दुनिया उसे फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया का हर जो देश है उसे फॉलो कर रहा है। यानी कहीं तो 1 मीटर ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, और पूरे देश ने मान लिया कि चलो हम मान लेंगे कि इसे 1 मीटर कहते हैं, और पूरे देश में उसकी कॉपी बांट दी गई। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक रॉड बना लिया गया छोटा सा, और उसे कह दिया क्या ये 1 मीटर का रॉड है, और पूरी दुनिया में उसकी कॉपी बांट दी। हर दुनिया में वो चला गया, फिर उसके अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट शुरू हो गए। तो पूरी दुनिया में मेजरमेंट सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 मीटर सबने मान लिया था कि 1 मीटर किसे कहना है, उसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मीटर। सब लोगों ने मान लिया था 1 मीटर किसे कहना है। ठीक है, अब ये जो है 1 मीटर कैसा तैयार हुआ, 1 मीटर कहाँ से आया, ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है 1 मीटर वो कैसे तैयार हुआ, वो हमें पहले सीखना है। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम कितने भी मीटर का लेंथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देखिए, पहले तो 1960 में, अब मीटर कहाँ से आया, 1960 में देखो एक एटॉम है क्रिप्टॉन। कौन सा एटॉम? क्रिप्टॉन एटॉम जो है। ठीक है, वो क्रिप्टॉन एटॉम में से क्या हुआ, यानी उस एटॉम से ऑरेंज रेड लाइट जो है वो इमिट हुआ। ठीक है, और वो जो क्रिप्टॉन एटॉम से ऑरेंज रेड लाइट इमिट हुआ, और उस लाइट की जो वेवलेंथ थी, जैसा ये लाइट इमिट हो रहा है, जैसा ये क्रिप्टॉन है, ये समझ लो कि क्रिप्टॉन एटॉम है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और उसमें से ऑरेंज रेड लाइट बाहर निकल रहा है। तो इस ऑरेंज रेड लाइट की जितनी भी वेवलेंथ है उसे मान लिया गया 1 मीटर, उसे मान लिया गया 1 मीटर, और ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया 1 मीटर का। पूरी दुनिया ने मान लिया कि इसे ही 1 मीटर कहते हैं। ओके, 1960 में ये डिसाइड किया गया कि क्रिप्टॉन एटम से जो ऑरेंज रेड लाइट निकल रहा है, उस रेड लाइट की जितना भी वो रेड लाइट निकल रहा है उसकी जो वेवलेंथ है उसे हम 1 मीटर कहेंगे, और पूरी दुनिया ने इसे मान लिया। ठीक है, लेकिन 1983 में चेंजेस हुए, ये जो डेफिनेशन थी 1 मीटर की ये चेंज कर दी गई। कैसी चेंज की गई तो बताता हूँ आपको। देखिए, ये आंकड़े देखिए, 1/2 इतना जो टाइम इंटरवल है, इतने टाइम इंटरवल में वैक्यूम में से अगर कोई लाइट जा रहा है, इतने टाइम, ये मैंने जो बॉक्स निकाला है वो एक तरह से वैक्यूम है। वैक्यूम यानी आपको पता है जहाँ पर एयर भी नहीं होती, एटमॉस्फेयर भी नहीं होता, उसे वैक्यूम हम कहते हैं। तो ये बॉक्स एक तरह से वैक्यूम ऐसा समझ लीजिए, और उस बॉक्स में से क्या हो गया, एक लाइट क्या हो रहा है, जा रहा है। लाइट क्या कर रहा है, उस वैक्यूम में से लाइट ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इतने टाइम इंटरवल में 1/299792458 इतने टाइम इंटरवल में, एक्चुअली सेकंड है, ये जो टाइम इंटरवल है सेकंड का, इस टाइम इंटरवल में वैक्यूम में से जितना भी लाइट गुजर रहा है, जा रहा है, उस लाइट का जो पाथ है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, उस लाइट का पाथ हुआ ना, उसकी लेंथ, इस पाथ की लेंथ यानी क्या हो गई 1 मीटर। उस पाथ की लेंथ यानी 1 मीटर,
और इसे स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया है कि इसे हम अब 1 मीटर कहेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया ने 1983 में माना कि अब इसे हम 1 मीटर कहेंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे और सभी लोग इसे ही फॉलो करेंगे, हर देश इसे फॉलो करेगा। तो हम 1 मीटर किसे कहते हैं कि इतने टाइम इंटरवल में वैक्यूम में से जो लाइट ट्रैवल हो रहा है उस लाइट का जो पाथ है उस पाथ की लेंथ यानी 1 मीटर, उस पाथ की लेंथ यानी 1 मीटर। और ये स्टैंडर्ड यूनिट बन गया 1 मीटर का, इसे ही 1 मीटर फिक्स कर लिया गया और पूरी दुनिया को बता दिया गया कि अब इसे 1 मीटर मानना है। और इसके बाद में जितने भी मीटर का आपको मेजरमेंट लेना है आपको 1 मीटर इससे कंसिडर करना होगा। इसलिए कहीं पे भी कोई भी कंट्री में आप जाइए मीटर का जो मेजरमेंट है वो गलत नहीं होता। एक आधा रॉड हमारे यहाँ 4 मीटर का है तो वो दूसरे कंट्री में भी जाएंगे तो 4 मीटर का आपको मिलेगा, क्योंकि 1 मीटर जो है वो सभी कंट्री सेम फॉलो कर रही है ना। यानी 1 मीटर यानी स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है 1 मीटर, उसे सभी कंट्री सेम फॉलो कर रही है। तो यह हो गया मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब ठीक है, अब आप कहोगे कि सर छोटे डिस्टेंस जो है, छोटे मोटे डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, हमारे पास डिवाइस भी होते हैं, मीटर स्केल होती है, वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज होता है, डिवाइसेस है, कुछ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइसेस आप क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन लार्ज डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ आप पर कैसे मेजर करोगे? फॉर एग्जाम्पल लिखा था प्लैनेट है या कोई स्टार है, अर्थ से उस प्लैनेट का उस स्टार का जो डिस्टेंस है वो आप कैसे मेजर करोगे? डिस्टेंस यानी लेंथ ही हुआ ना, तो आप उसे कैसे मेजर करोगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है उससे हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस तो पैरेलैक्स मेथड है। देखिए मैं आपको पूरी मेथड डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ किसी भी टॉपिक के। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहा हूँ। ठीक है, थ्योरी के पॉइंट अगर मैं देने लगा तो आप उसे रटने लगोगे, और आप रटिए मत, आप समझिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है वीडियो का कि आपको समझना चाहिए। ठीक है, समझा के देने के बाद मैं थ्योरेटिकल पॉइंट समझा कर भी देता हूँ, लेकिन उतना टाइम वीडियो में देना ठीक नहीं है। ठीक है, वीडियो बोरिंग हो जाएगा। वो बैचेस में चलता है, मेरे ऑफलाइन बैचेस में। ठीक है, पहले मैं पूरा टॉपिक क्लियर करके देता हूँ, बाद में उसकी थ्योरी भी पॉइंट वाइज समझा के देता हूँ, तो उतना टाइम वीडियो में नहीं मिलता हमें, इसलिए मैं वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी मटेरियल आपके पास है उसे पढ़िए, आपके समझ में डेफिनेटली आ जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए ये स्टार है यहाँ पर या फिर कोई प्लैनेट है, आप अर्थ पर खड़े हो, एक पर्सन यहाँ पर है ए पोजीशन पर, दूसरा यहाँ पर है बी पोजीशन पर। ठीक है, और इतना जो डिस्टेंस है ए से बी का ये हो गया आर्क। ये क्या हो गया? आर्क हो गया। ठीक है, जैसा सर्कल का आर्क होता है ना, ये हो गया आर्क। और इसकी जो लेंथ होगी, मैंने अगर ऐसे कैलकुलेट कर गई तो ये हो गई स्मॉल बी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक एंगल भी तैयार होता है थीटा। अब यहाँ पर प्लैनेट है, स्टार है, आप यहाँ पर खड़े हो या फिर यहाँ पे खड़े हो, आपको फाइंड आउट करना है इसकी लेंथ, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप जहाँ से खड़े हो वहाँ से प्लैनेट या स्टार कितनी दूर है वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। और आपके पास कोई डिवाइस नहीं, इतना बड़ा तो मीटर स्केल भी नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे? तो हम कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फार्मूला बनाकर वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ए बी क्या है? आर्क। ए बी क्या हुआ? इस सर्कल का, इस अर्थ का क्या हुआ? ए बी आर्क हुआ। ठीक है, जैसे देखिए एक आधा मैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंटर है, यहाँ से इतना क्या हो गया? उसका आर्क हो गया ना ये, बस सेम यही है आर्क। यहाँ पर ए बी क्या है? आर्क है, उसकी लेंथ क्या हुई? बी। यानी ए बी क्या है? ये आर्क है, उसकी लेंथ क्या हुई? बी। अब देखिए ये ए एस डिस्टेंस देखिए और बी एस डिस्टेंस देखिए, दोनों भी क्या रहेंगे? डीच रहेंगे, डिस्टेंस रहेंगे। ये ले लो या ये ले लो, सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल तैयार हो रहा है उसका एक फॉर्मूला बनाया हमने, ए बी डिवाइडेड बाई डी। अब ये कहाँ से आया फॉर्मूला? तो देखिए इसके पहले मैंने आपको एक क्वांटिटी बताई है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्वांटिटी में आपने देखा था कि जैसा देखिए ये सर्कल है, यहाँ से मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैंने बाहर निकाला तो ये हो गया आर्क डी एस, ये हो गया रेडियस, और ये हो गया एंगल जिसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। और उसे हम कैसे लिखते थे कि ये जो सरफेस है इसका डिस्टेंस डी एस डिवाइडेड बाय आर, हम प्लेन एंगल का फॉर्मूला बना लेते थे वहाँ पर, राइट। बस यहाँ पर वही तो लुक है, देखिए ना, यहाँ पर एंगल तैयार हो रहा है, इधर क्या है? आर्क है, वही लुक सेम टू सेम यहाँ पर है। तो इसलिए हमें यहाँ पर मिल गया एंगल थीटा, ए बी डिवाइडेड बाय डी हमें मिल गया।
और आपको पता है प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन, यानी थीटा यानी क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, रेडियन मिल रहा है। ठीक है, आए ख्याल में। तो अब देखिए हमें तो थीटा नहीं चाहिए, थीटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हमें पता है, हमें चाहिए डी। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को हम थोड़ा पलटा लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा, डी इक्वल टू बी यानी इतना डिस्टेंस और ये एंगल, इस दोनों की वैल्यू डाले तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कोई भी प्लैनेट स्टार जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर है उसका भी हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट उसका हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। ज़्यादा मैंने मेथड डिस्क्राइब नहीं की है, जितना काम की चीज़ है उतनी मैंने बताई है। ठीक है, इतना वक्त हमारे पास नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो चलो हम अब नेक्स्ट मेजरमेंट पे आ जाते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास पर हम आ जाते हैं। ठीक है, टाइम इसके बाद में है, पहले हम आ जाते हैं मास पर। अब देखिए मास का यूनिट क्या है, केजी। मास का यूनिट क्या है, केजी। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, एक चीज़ है सपोज वो 15 kg का है। ठीक है, तो आपने कैसे मान लिया वो 15 kg का है, क्योंकि आपको 1 kg पता था, आपको 1 kg पता था, इसलिए आपको 15 kg भी पता चल गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 15 kg हो जाता है। ठीक है, यानी 1 kg पता होना चाहिए। जैसे उधर 1 मीटर हमें पता होना चाहिए था, तो हम कितना भी मीटर फिर उससे बना लेते थे। ठीक है, वैसे ही 1 kg जब हमें पता होगा तो हम कितना भी kg क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 kg कहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब 1 kg भी डिफाइन किया गया, 1 kg को डिफाइन किया गया, एक टुकड़ा ले लिया गया। ठीक है, और कह दिया गया कि उस टुकड़े को कि ये 1 kg का टुकड़ा है, 1 kg का पीस है, और पूरे दुनिया ने मान लिया कि वो 1 kg का पीस है। ठीक है, अब ये कैसा डिफाइन हुआ, 1 kg कैसा डिफाइन किया गया या डिसाइड किया गया कि किसे हम 1 kg कहेंगे। 1 kg यानी स्टैंडर्ड यूनिट हो गया मास का, जो कैसे डिफाइन किया, क्योंकि 1 kg अगर डिफाइन हो गया, पूरे दुनिया ने मान लिया कि चलो इस टुकड़े को, इस पीस को हम 1 kg कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी मास का मेजरमेंट गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया सेम फॉलो करेंगे ना। तो कैसी शुरुआत हुई इसकी, तो देखिए एक प्लेटियम इरिडियम का जो अलॉय था, प्लेटिनियम और इरिडियम अलॉय यानी एक पीस था, ये जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है पीस, एक पीस लिया गया प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय का और उसे ग्लास में रखा गया। ये जो मैंने आपको ऊपर से ड्रॉ करके दिखाया है ना, ये एक्चुअली प्रोटेक्शन है जिसके अंदर उसे रखा गया है। अभी भी वहीं पर ही ऐसे ही रखा गया है इस टुकड़े को, और मान लिया गया है कि ये जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा ही 1 kg का है, ये टुकड़ा 1 kg का है। पूरे दुनिया ने मान लिया कि ये 1 kg है, और इसकी कॉपी पूरी दुनिया में बांट दी गई। ठीक है, और सभी तरफ 1 kg से मान लिया गया, और इसके अकॉर्डिंग टू फिर kg की मेजरमेंट शुरू हो गए। फिर 15 kg लेना है तो इससे मल्टीप्लाई करो 15। ठीक है, 20 लेना है तो इससे मल्टीप्लाई करो 20, यानी 1 kg पता चल गया तो कितना भी kg हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय का ये जो टुकड़ा है, ये जो पीस है, इसे 1889 में कहा गया है कि यही 1 kg है। ओके, लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में साइंटिस्ट लोगों को लगा कि ये जो पीस है 1 kg जिसे हमने कंसीडर किया, जिसे हमने माना है, उसमें चेंजेस होने लगे हैं। पोल्यूशन की वजह से या और कोई रीजन के उसमें चेंजेस होने लगे थे, वो घटने लगा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि देखिए ये मैनमेड था, और मैनमेड चीज़ कभी कांस्टेंट नहीं रहती, नेचुरल चीज़ें रह जाती है कांस्टेंट, मैनमेड चीज़ों में चेंजेस होता ही है। प्लेटिनियम इरिडियम का ये अलॉय था जो मैनमेड था, तो इसमें माइनर चेंजेस होने लगे, बहुत माइनर, जिससे हमारे डेली लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं गिरने वाला था। लेकिन साइंटिस्ट लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटे छोटे बारीक माइक्रो लेवल पे मेजरमेंट करते हैं, उन्हें इससे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ये घटने लगा था। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1 kg की डेफिनेशन चेंज कर दी। कब चेंज की, 20 मई 2019 रिसेंटली हुआ ये, कि 1 kg की स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन थी उसे चेंज कर दिया गया। फिर अब 1 kg किसे मानते हैं हम, पूरी दुनिया में 1 kg किसे मानने लगी। तो इन्होंने क्या किया, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड को इन्होंने 1 kg कंसीडर किया। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को 1 kg कैसा क्या कंसीडर किया, ये कैसा क्या हुआ। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं, नया जो मेजरमेंट था 1 kg का, वो था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, कितना इलेक्ट्रिक करंट है। अब ये कैसे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन्होंने एक तराजू टाइप लिया, यहाँ पर था 1 kg हमारा स्टैंडर्ड यूनिट, जो ये टुकड़ा हमारा, ठीक है। और दूसरे साइड से इन्होंने क्या लगाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी आपको पता है, आपने 9-10 में सीखा होगा कि एक हमने रॉड ले लिया, उसे हमने वायर ऐसा बांध लिया, और इसमें अगर हमने करंट फ्लो किया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो इस रॉड में जाएगी और ये रॉड मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेम यहाँ पर वही किया गया, एक इधर से 1 kg जो स्टैंडर्ड हमारा 1 kg का यूनिट था, पीस था, उसे लगाया गया, दूसरे इधर एक रॉड, उसे वायर गुंडाड़ कर रखा गया और उसमें करंट फ्लो किया गया। जैसे ही उसमें करंट आया इस वायर में, तो इस वायर के अराउंड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, और इस ये जो टुकड़ा है यहाँ पे, ये क्या हो गया, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अब वो टुकड़ा अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो वो नीचे से चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगा, जो भी चीज़ नीचे मेटल की होंगी, और क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा, और ये दोनों जब बैलेंस हो गए, जो इधर के डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, ये दोनों जब बैलेंस हो गए, कब बैलेंस हुए, जब ये नीचे आया, जब ये नीचे आया और दोनों क्या हो गए, यहाँ पे बैलेंस हुए। कैसे क्या नीचे आया कि उसमें जितना ज़्यादा करंट बढ़ने लगा, इस वायर में जितना ज़्यादा करंट बढ़ने लगा, उतना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट जनरेट होने लगा, यानी उतना ज़्यादा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है, उतना वो चीज़ें नीचे खींचने लगा, इसलिए वो नीचे नीचे आने लगा और दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। यानी जितना करंट इसमें आया, जितने भी ज़्यादा करंट इसमें आया इलेक्ट्रिक करंट, उस करंट का मैग्नीट्यूड यानी उस करंट की वैल्यू, उसे ही क्या कर लिया गया, 1 kg कंसीडर कर लिया गया। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे 1 kg कंसीडर किया गया, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होने वाला चीज़ नहीं था, कांस्टेंट चीज़ था ये, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा उन्होंने एक्टिविटी किया और फिर डिफाइन किया गया कि 1 kg किसे कहते हैं। देखिए ये थोड़ा सा समझने में हार्ड जाता है कि ये नया डेफिनेशन, इसका आपको बहुत से वीडियो भी इसके आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। मैंने इसके बारे में 2-4 किताबों में पढ़ा है, और जितना आसानी से मैं आपको समझा सकता था ये न्यू डेफिनेशन 1 kg का, वो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़िए, आपको कैसे थ्योरी मिलेगा तो समझ में आ जाएगा। तो न्यू जो डेफिनेशन है 1 kg का, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है। कैसे बनाया गया, तो एक साइड से 1 kg जो स्टैंडर्ड यूनिट हमारा पुराना स्टैंडर्ड यूनिट था, प्लैटिनियम इरिडियम का अलॉय, उसे लगाया गया, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर करंट इसमें पास हुआ, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट चीज़ों को अपने तरह अट्रैक्ट करने लगा, तो ये नीचे नीचे आने लगा, और नीचे आया जब ये दोनों बैलेंस हो गए, ये और ये जब दोनों बैलेंस हुए, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में कितना करंट था उसे मेजर किया गया। वो करंट यानी मैग्नीट्यूड, वही इलेक्ट्रिक करंट यानी उसका मैग्नीट्यूड, कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें आया, ठीक है, उसे ही 1 kg मान लिया गया। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को 1 kg मान लिया गया, ठीक है। आए ख्याल में? तो ये था हमारा मास का डेफिनेशन। अब आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन कुछ एटॉम्स और मॉलिक्यूल रहते हैं, उनका मास हम कैसे मेजर करेंगे, वो तो बहुत ही छोटे हैं, kg वहाँ पर क्या हो जाता है, एक इनकन्वीनियंट यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक नया यूनिट है, उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU, उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉम्स और मॉलिक्यूल को मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी होता है 1.660540 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसे कहते हैं 1 एटॉमिक यूनिट। अब एक एटॉम है जिसका एटॉमिक यूनिट अगर आपको निकालना है, अगर उसका एटॉमिक यूनिट आपको निकालना है, यानी उसका अगर मास वगैरह आपको निकालना है, तो एटॉमिक मास यूनिट से आप उसका निकाल सकते हो। उसे ये वो कोई भी एटम होगा तो उसे ये वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो उतना उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट उसका हो जाएगा। क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट आपको पता है, जैसा यहाँ पर 1 kg आपको पता चल गया, ठीक है, तो आप कितना भी kg का इसको मल्टीप्लाई 2 करो 2 kg होगा, उसको मल्टीप्लाई 3 करो 3 kg हो जाएगा। वैसा ही 1 एटॉमिक मास आपको पता चल गया, उसको आपने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 एटॉमिक मास यूनिट 4 मल्टीप्लाई किया, 4 एटॉमिक मास यूनिट, फिर तो कितना भी निकाल सकती है आप उसका, ठीक है, मास। तो 1 तो पता होना चाहिए, 1 यानी स्टैंडर्ड यूनिट होता है। यहाँ पर 1 kg स्टैंडर्ड यूनिट हुआ,
तो पहले पूरा देश इसको मानने लगा, सभी देश इसे, पूरी दुनिया इसे मानने लगी है, ठीक है। इसलिए कहीं पे भी अब मास का मेजरमेंट गलत नहीं होगा, केजी का मेजरमेंट कहीं पे गलत नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ मास। अब लास्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये आसान है, ठीक है। देखिए मेजरमेंट ऑफ टाइम, मैंने पहले तो सेकंड किसे माना गया कि इसे हम सेकंड कहेंगे, चलो इसे हम 1 सेकंड कहेंगे और इसके अकॉर्डिंग टू फिर हम क्या करेंगे, टाइम का मेजरमेंट लिया करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सोलर डे आपको पता है 24 आवर का होता है। अब 24 आवर में कितने सेकंड है, तो 24 × 60 ये हो गया 1 मिनट, और ये हो गया 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो टोटल 86400 इतने सेकंड क्या हो जाएंगे, एक सोलर डे में हो जाएंगे, यानी 24 आवर में हो जाएंगे। तो सेकंड किसे माना गया है शुरुआत में, सेकंड इसे माना गया है कि सेकंड इज अ 1 of 86400 मीन सोलर डे। मीन सोलर डे का इतना जो पार्ट है, इतना भाग 86400, मीन सोलर डे का इतना जो भाग है 86400, इसे ही पहले क्या माना गया, 1 सेकंड माना गया, ठीक है। मीन सोलर डे का इतना भाग, जैसा अपन 1/10 लिखते कभी तो ये 10वां भाग हो गया, हम कभी 1/5 लिखते थे 5वां भाग हो गया, ठीक है। वैसे ही 86400 जो इतना भाग 1 सोलर डे का, मीन सोलर डे का, उसे ही सेकंड कहा गया। बाद में इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। साइंटिस्ट लोगों ने कहा नहीं, इससे हम सोलर सेकंड नहीं मानेंगे, इससे हम 1 सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानेंगे टाइम का, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड है, तो 1 सेकंड क्या है ये तो पता होना चाहिए ना पहले। तो बाद में चेंज कर दिया गया कि बाद में चेंज करके क्या यूज़ किया गया, तो बाद में यूज़ किया गया सीसियम एटॉमिक क्लॉक, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया सीसियम एटॉमिक क्लॉक। एक्चुअली इस क्लॉक में क्या होता है, सीसियम एटॉम होता है और पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते रहते हैं, उसके अंदर वो सीसियम एटॉम होता है और सीसियम एटॉम के थ्रू पीरियोडिक वाइब्रेशन उसमें प्रोड्यूस होते रहते हैं उस क्लॉक में, क्योंकि उस क्लॉक में क्या है, सीसियम एटॉम है। फिर 1 सेकंड किसे माना गया है, तो देखिए ये जो सीसियम एटॉम है CS133, इसका जो हाइपर फाइन स्टेट होता है, अभी हाइपर फाइन स्टेट क्या है ये हमें इतने समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका जो हाइपर फाइन स्टेट होता है CS133 एटॉम का, यानी सीसिमिक एटॉम का जो हाइपर फाइन स्टेट होता है, बिटवीन टू हाइपर फाइन स्टेट ऑफ, 2 स्टेट जो होते हैं, 2 हाइपर फाइन स्टेट होते हैं CS133 एटॉम के। ये जो 2 हाइपरफाइन स्टेट होते हैं CS33 एटॉम के, यानी सीसियम एटॉम के, उनका जो ट्रांजिशन होता है, जब उनका ट्रांजिशन होता है उस टाइम क्या होता है, ट्रांजिशन होने के टाइम पे उसमें रेडिएशन क्या होते हैं, उससे इमिट होते हैं, उससे रेडिएशन इमिट होते हैं, यानी बाहर आते हैं। रेडिएशन क्या होते हैं, उससे बाहर आते हैं, वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशन इमिटेड। तो ये जो 2 हाइपरफाइन स्टेट है CS33 एटॉम के, उनका जब ट्रांजिशन होता है तब वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन इज इमिटेड। तब क्या होता है, रेडिएशन का जो वाइब्रेशंस है वो इमिट होता है, कितना, इतना 9192631770, इतने वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन, इतने सारे वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन क्या होते हैं, इमिट। रेडिएशन की इतने वाइब्रेशन क्या होते हैं, इमिट होते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है। और ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, इनको जितना टाइम लग रहा है, टाइम नीडेड, इनको जितना टाइम लग रहा है, इतने वाइब्रेशन को जितना टाइम लग रहा है, उसे कहा गया 1 सेकंड। फिर से बताता हूँ, ये जो CS133 2 हाइपरफाइन स्टेट जो है CS133 एटॉम के, 2 हाइपरफाइन स्टेट है, उनका जब ट्रांजिशन होता है तब बहुत सारा वाइब्रेशन, रेडिएशन का वाइब्रेशन क्या होता है, बाहर आता है। खूब सारा रेडिएशन का वाइब्रेशन क्या होता है, बाहर आता है। कितना, तो इतना आता है 19263317770 वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन। इतना सारा रेडिएशन का वाइब्रेशन क्या होता है, बाहर आता है। और इतने सारे वाइब्रेशन को जितना भी टाइम लग रहा है, उस टाइम को कहा गया 1 सेकंड। और यहाँ से टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट 1 सेकंड हमें मिल गया। पूरी दुनिया ने इसे मान लिया, हर देश को बता दिया गया। और अकॉर्डिंग टू दैट हम आज टाइम का यूनिट क्या करते हैं, मेजर करते हैं हम टाइम को, ठीक है। क्योंकि 1 सेकंड पता चल गया तो हमें आगे सब पता चल जाता है, 1 kg पता चल गया तो हमें आगे सब पता चल जाता है। उसी तरह से 1 मीटर पता चल गया तो सब पता चल जाता है। तो हर देश को ये सेम कॉन्सेप्ट हर देश फॉलो करता है, 1 kg का, 1 मीटर का और 1 सेकंड का। इसलिए आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, टाइम का मेजरमेंट गलत नहीं होता।
किलो का मास का मेजरमेंट गलत नहीं होता, ठीक है, लेंथ का मेजरमेंट गलत नहीं होता, क्योंकि पूरे दुनिया को पता है 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 kg किसे कहते हैं और 1 सेकंड किसे कहते हैं, पूरी दुनिया को पता है। इसलिए अब वहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं है। अगर डेफिनेशन चेंज होती है 1 मीटर की, 1 kg की, 1 सेकंड की, ठीक है, तो पूरी दुनिया को बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। कोई भी ये नहीं कर सकता। एक एजेंसी होती है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, जो फ्रांस में है। वहाँ पर एक कमेटी डिसाइड करती है सब कुछ और बाद में सभी देशों को बताया जाता है अगर किसी की भी डेफिनेशन चेंज हो रही हो, 1 मीटर की, 1 kg की, 1 सेकंड की, या फिर दूसरे जो क्वांटिटी है उनकी जो यूनिट्स है उनमें 1 स्टैंडर्ड यूनिट अगर चेंज हो रहा है तो बताया जाता है, पूरे देश उसे फॉलो करते हैं, इसलिए कहीं पे भी रॉन्ग होता नहीं है, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखिए JEE नीट और CET के हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th में भी ये टॉपिक है, इसलिए उस पर भी आपको ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आप थ्योरी पढ़िए, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।